कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा 15 चैप्टर क्लास 10th का। चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट। पिछले वीडियो में बच्चों हमने समझने का प्रयास किया था कि इकोसिस्टम क्या होता है। इसकी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन हमने पिछले वीडियो में ले ली है। आज हम डिटेल तरीके से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो टॉपिक फॉर द डे इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम सी इकोसिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से इकोसिस्टम? इकोसिस्टम हैपेंस टू बी द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बायोस्फीयर। हमारे बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है उसे कहते हैं इकोसिस्टम। अब भैया ये इकोसिस्टम के अंदर होता क्या है? इकोसिस्टम के अंदर होता क्या है? इकोसिस्टम अगर तुम्हें डेफिनेशन कोई पूछ लेगा ना, अब देखो टर्म 2 में तो आपको क्वेश्चन आंसर ही लिखने हैं, तो उस केस में अगर आपको कोई पूछ लेगा कि इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है, तो इकोसिस्टम जो है भाइयों वो क्या है? इट इज अ सिस्टम जहां पर इनपुट और सर्कुलेशन हो मैटर का, ठीक है। इनपुट एंड सर्कुलेशन ऑफ मैटर इन अ सिस्टम कैन बी रिफर्ड टू एज इकोसिस्टम, ठीक है। अब समझो आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। जैसे मान लो कि ये हमारे पास जमीन हो गई, सॉइल हो गई, ठीक है। इस जमीन के अंदर बहुत सारे क्या होंगे बेटा? मिनरल्स होंगे। बहुत सारे क्या होंगे? मिनरल्स होंगे। ये मिनरल्स कहां से आए? ये मिनरल्स आए होंगे इन पत्थरों में से, इन रॉक्स में से, इन बाउल्डर्स में से। इनकी वेदरिंग से क्या हुआ होगा? मिट्टी बनी है और साथ साथ में मिनरल्स यहां पर ऐड हो गए। अब इन मिनरल्स को कौन यूज कर रहा था? इन मिनरल्स को यूज कर रहा था ये घास, ये प्लांट। इस प्लांट को कंज्यूम किया गया किसी लेट्स से काऊ के द्वारा, ठीक है। अब ये काऊ जो थी इसको हंट किया गया किसी लायन के द्वारा, ठीक है। और लायन जो था बच्चों वो बाद में मर गया, ठीक है। लायन जो था वो मर गया और मरने के बाद में कौन आए? डीकंपोजर्स आए कहानी में, जिन्होंने इस लायन के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स रहे होंगे उसको डिकम्पोज करके वापस पहुंचा दिया हमारी मिट्टी के अंदर, हमारे रिजर्वॉयर के अंदर, सॉइल के अंदर, ठीक है। तो तुम क्या समझ पा रहे हो? तुम समझ पा रहे हो यहां पर हो रही है साइक्लिंग। यहां पर क्या हो रही है? साइक्लिंग हमारे मिनरल्स की, जहां पर मिनरल जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब मैं कह सकता हूं कि वो क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। और ये काऊ है, लायन है, डीकंपोजर्स हैं, ये क्या हो गए? ये हो गए लिविंग स्ट्रक्चर्स। तो इससे मैं ये भी समझ सकता हूं कि इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। पिछले वीडियो में बात करी थी, लिविंग के लिए हमने एक टर्म यूज किया था, बायोटिक फैक्टर। याद है ना? याद होना चाहिए बेटा, बायोटिक फैक्टर। और नॉन लिविंग के लिए टर्म क्या यूज किया था बच्चों? अपने ने यूज किया था एबायोटिक फैक्टर, ठीक है ना। फिर आखिर में वीडियो में यह भी बताया था कि इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक जिसे मैं कह रहा हूं नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा जिसे मैं कह सकता हूं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। दो प्रकार का इकोसिस्टम होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम वो होता है जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। हम उसको रेगुलेट नहीं करते, इट हैपेंस ऑन इट्स ओन। नाउ नेचुरल फिर से दो प्रकार में कैटेगराइज किया जा सकता है। एक होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। टेरेस्ट्रियल होता है, राइट। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम। ऐसा इकोसिस्टम जो पानी के द्वारा बन रहा हो, जहां पर आप देख पाते हो पानी है, जैसे कि पॉन्ड्स हो गए, जैसे कि ओशंस हो गए, जैसे कि एस्चुरीज हो गई। ये सारी क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब हमें पानी भी दिख रहा है, मतलब नॉन लिविंग स्ट्रक्चर जो है एबायोटिक फैक्टर तो दिख रहा है, साथ साथ में मछलियां बायोटिक फैक्टर के रूप में दिख जाएंगी, ठीक है। टेरेस्ट्रियल के अंदर कौन आ जाएगा यार? टेरेस्ट्रियल के अंदर आ गए हमारे फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ना भैया। हमारा डेजर्ट्स आ गए, डेजर्ट्स मतलब तुम्हारी सहारा डेजर्ट हो गया, थार हो गया, ठीक है। इसके अलावा तुम देखो अफ्रीका के जो ग्रासलैंड्स होते हैं जिनको हम सवानास बोलते हैं, वो आ जाएंगे। ये है ना, ये है नेचुरल,
मतलब मेरा इन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप ही रेगुलेट हो रहे हैं, उसमें मैं एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर रहा हूँ, और मेरे इंटरफेरेंस की वजह से वो रेगुलेट नहीं हो रहा है, बल्कि का उसका डिटोरेशन ही हो रहा है, वो खराब ही हो रहा है, वो मेरी मेरी एक्टिविटी की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ रहा है। ठीक है, फिर कुछ ऐसे इकोसिस्टम आते हैं जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि क्रॉपलैंड हो गया। ठीक है, खेती बाड़ी होती है ना, जब खेती बाड़ी होती है जमीन के ऊपर, तो कोई एक सिस्टम फिक्स नहीं है, आज हमने बाजरा लगाया कल मक्का लगा देंगे। अब जैसे वहां पे मैं अपनी क्रॉप लगाऊंगा वैसे ही वहां पर जो इंसेक्ट है वो पहुंचेंगे। ठीक है, तो क्रॉपलैंड जो होता है वो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है बच्चों, ये ध्यान में रखोगे। उसके अलावा तुम देखो जो एक्वेरियम है तुम्हारे घर पे, मछलियों क्या बोलते हैं, फिश टैंक, वो भी तुम्हारा एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। फिर तुम समझो तुम इसमें और क्या इंक्लूड कर सकते हो, तुमने अगर छोटा मोटा कोई गार्डन बनाया है तो वो भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। उसके अलावा डैम जो होता है बच्चों, वो भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का ही उदाहरण है। ठीक है, तो बेटा देखो अभी तक हमने क्या समझ लिया, हमने क्या बात करी, हमने बात करी इकोसिस्टम क्या होता है, वो हमारे बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बेटा। ठीक है, हमने ये देखा कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर इनपुट और सर्कुलेशन होता है मैटर का, और इस इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग। नॉन लिविंग को तुमने बोला था एबायोटिक, लिविंग को तुमने बोला है बायोटिक। इसको समझने के लिए हमने ये साइकिल समझी थी, जहां पर हमने बताया था मिट्टी के अंदर मिनरल्स आते हैं जो रॉक के वेदरिंग से आए थे, इन मिनरल्स को प्लांट अब्सॉर्ब करते हैं, यूज करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, जिसे बाद में काऊ के द्वारा या फिर किसी दूसरे एनिमल के द्वारा यूज किया जाता है। उस एनिमल के मरने पर बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रोब्स उस ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं और जो भी ऑर्गेनिक मैटर रहा था उसको वापस पहुंचाते हैं मिट्टी में, मतलब एक साइक्लिंग होती है। फिर हमने समझा था इकोसिस्टम के दो एग्जाम्पल, दो पार्ट, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में फिर से एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल आए थे, और आर्टिफिशियल के अंदर हमने क्रॉपलैंड, डैम वगैरह का एग्जाम्पल देखा। अगर तुम यहां तक मेरे साथ हो तो मैं एक बात बता देता हूं, मैं ये शायद तुम्हारे एनटीएससी में काम लग जाए। देखो इकोसिस्टम जो टर्म है बेटा, सबसे पहले 1935 में एजी ट्रांसली करके एक, जस्ट अ मिनट यार, एजी ट्रांसली करके एक भाई साहब थे जिन्होंने सबसे पहली दफा इकोसिस्टम टर्म जो था वो कॉइन करा था। ठीक है, चलो अब यहां तक अगर तुम मेरे साथ में बने थे तो अब मैं अपने डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और बात करता हूं इन एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, साथ में हो ना बेटा, साथ में हो ना? हां चलो, अब एबायोटिक के अंदर क्या क्या कंपोनेंट आ जाते हैं। देखो एबायोटिक के अंदर सबसे पहले तुम कंसीडर कर लो तुम्हारी विंड। विंड मतलब क्या? हवा। विंड मतलब क्या? हवा। अब हवा जो है यार देखो बहुत काम की चीज है, विंड जो है, बहती हवा, वो बहुत काम की चीज है। वो क्या कर रही है? सबसे पहला काम तो तुम समझो वो पोलिनेशन करवा देती है। ठीक है, वो पोलिनेशन करवा दे रही है, मतलब मेरे प्लांट की जो जनरेशन है ना उसको आगे बढ़ने में मदद कर रही है। दूसरा, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल कर देती है। ऐसी जगह जैसे कि रेगिस्तान हो गया जहां पर वेजिटेशन नहीं है, वहां पर सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। कई दफा विंड इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू सॉइल इरोशन, जिसके मैं अभी तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, वो विंड को तुम समझ सकते हो कि इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोशन। दूसरा कंपोनेंट है एबायोटिक के अंदर हमारा वाटर। वाटर बेटा, वाटर क्यों जरूरी है बताओ? वाटर क्यों जरूरी है तुम्हें? तुम्हें जरूरी है? हाँ है। प्लांट को जरूरी है? हाँ है। क्यों? क्योंकि पानी जो है प्लांट को यूज करना है फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और दूसरा तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये तुम्हारे बायोकेमिकल जो भी रिएक्शंस होने वाले हैं बॉडी के अंदर, उसके लिए क्या प्रोवाइड करता है बेटा? ये प्रोवाइड करता है मीडियम। अपने को पता होना चाहिए, देखो फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा उसमें हमने समझा था केमिकल रिएक्शंस के बारे में, तो उसमें तुम्हें एक चीज याद करनी पड़ेगी कि रिएक्शन होने के लिए मीडियम की दरकार होती है, मीडियम की जरूरत होती है। तो वो मीडियम तुम्हें यहां पर तुम्हारे शरीर में किसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा? इस वाटर के द्वारा। इसके अलावा तुम देखो तुम्हारे पास आ जाता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बहुत काम का है भाई। अब टेम्परेचर को तुम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हो सनलाइट से। टेम्परेचर और सनलाइट को तुम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। सर्दियों में तापमान थोड़ा कम होता है क्योंकि हमारे पास इतनी प्रचुर मात्रा में सनलाइट नहीं आती है। गर्मियों में एक्सट्रीम हीट होता है,
बिकॉज वी रिसीव लॉट ऑफ सनलाइट। यू अंडरस्टैंड? तो टेम्परेचर और सनलाइट को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। और टेम्परेचर देखो, अगर टेम्परेचर हाई होगा, जैसे डेजर्ट है, तो वहां पर वेजिटेशन जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। और अगर वेजिटेशन कम हो गया तो वहां पर जो एनिमल की पॉपुलेशन होगी वो भी अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। अगर टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो हो गया, देखो एक्सट्रीमली हाई कहां पर था? डेजर्ट पे था। अगर टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो हो जाता है, जैसे कि तुम देखो पोलर रीजन पे, तो भी वेजिटेशन बहुत ज्यादा फ्लरिश नहीं कर पाता है। आप देखेंगे पोलर रीजन में ऐसे कुछ कॉनिकल शेप प्लांट्स होते हैं, पाइन वगैरह देखने मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो वेजिटेशन वहां पर भी कम ही होता है। और एक चीज बेटा ये याद रख लो, जहां पर वेजिटेशन कम होगा ना, वहां पर एनिमल्स की मात्रा जो है, उनका जो हैबिटेट है वो अपने आप कम हो जाना है। ठीक है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि जहां पर वेजिटेशन ज्यादा है वहां पे एनिमल्स ज्यादा होंगे। और वेजिटेशन को प्रॉपर अमाउंट में टेम्परेचर चाहिए होता है, ना तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, ना तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हाई, ना तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लो, मतलब उसे मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। समझ रहे हो बात? तो टेम्परेचर बहुत काम का हो गया। उसके अलावा देखो दूसरी कुछ चीज काम आ सकती है क्या? एबायोटिक में और कोई आ सकता है? एबायोटिक में और क्या आ सकता है बेटा? एबायोटिक में और तुम चाहो तो तुम समझो लाइट ले सकते हो। लाइट ही की वजह से टेम्परेचर बढ़ ज्यादा रहा था। उसके अलावा लाइट का कुछ दूसरा रोल है क्या टेम्परेचर के अलावा? सोचो जरा, सोचो। अभी देखो यहां पे लिखा भी रहा है मैंने, कहीं पे कुछ दिखा? फोटोसिंथेसिस दिखी ना? तो सनलाइट जो है वो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है फॉर फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस अगर नहीं हुई तो बेटा देखो धरती पर रह ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस से तुम्हें दो चीजें मिल रही हैं यार। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन तो याद है ना बेटा? फोटोसिंथेसिस से तुम्हें मिल रहा था क्या? एक तो तुम्हें मिल रहा था तुम्हारा ग्लूकोज, और दूसरी मिल रही थी तुम्हें तुम्हारी ऑक्सीजन। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज गायब हो जाती है या खत्म हो जाती है तो तुम देखोगे यार तुम्हारा तो खेल ही खत्म हो जाएगा भैया। वो जो क्या बोलते हैं उसे, वो जो टिकट तुम्हारी वेटिंग में थी ना, वो कंफर्म हो जाएगी। समझ में आ रहे हैं मायने इसके? यदि इसके मायने समझ में आ जाए तो कमेंट करके बताना कि मैं क्या बोलते हैं उसे, क्या बताना चाह रहा था तुम्हें। ठीक है। सो इट्स वेरी एसेंशियल, यू सी फोटोसिंथेसिस इज वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, क्योंकि हमें खाना भी वहीं से मिल रहा है और हमारे सर्वाइवल के लिए जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन भी हमें कहां से मिल रही है बेटा? वो ऑक्सीजन भी कहां से मिल रही है हमें? वो ऑक्सीजन भी मिल रही है हमको हमारे प्लांट्स में। ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन निकली थी यहां पे तुम्हारे फोटोसिंथेसिस के द्वारा, वो कहां चली जा रही थी? वो हमारी हवा में चली जा रही थी, जहां से हम रेस्पिरेशन के लिए उसे यूज कर रहे थे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा एबायोटिक फैक्टर के बारे में डिस्कशन। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर मैं तुम्हें बताऊंगा किसके बारे में? अब मैं तुम्हें बताऊंगा हमारे बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट मतलब हमारे एनवायरमेंट का वो हिस्सा जो लिविंग है। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब हमारे एनवायरमेंट का वो हिस्सा जो लिविंग है। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हो सकते हैं या तो प्लांट्स, या तो एनिमल्स, या फिर डिकम्पोजर्स। ठीक है। 3 प्रकार के बायोटिक कंपोनेंट में हमें एग्जाम्पल या ऑर्गेनिज्म देखने मिल जाएंगे। एक प्लांट हो जाएगा, एक एनिमल हो जाएगा, और आखिरकार कौन हो जाएगा? डिकम्पोजर। ठीक है। अब ये प्लांट, एनिमल, डिकम्पोजर तो बच्चा ही बोल लेता है। ठीक है। हम तो 10वीं क्लास में हैं, तो हमें क्या थोड़ा सा भारी भर के हम टर्म यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो तुम देखो तुम्हारे पास सबसे पहले जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ना है बायोटिक में, वो है प्रोड्यूसर। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? प्रोड्यूसर। देखो इस वीडियो में मैं केवल और केवल तुम्हें समझा रहा हूं, मैं नोट्स कुछ भी नहीं लिखा रहा। नोट्स के लिए एक अलग ही वीडियो बनेगा। इस चैप्टर को पहले समझा देते हैं, पूरा चैप्टर खत्म कर लेते हैं समझा करके, फिर एक वीडियो, एक सीरीज बनाई जाएगी जहां पर हैंड रिटन नोट्स, जैसे कि आपने मोटर जनरेटर वाले वीडियोस देखे होंगे, कुछ वैसा एक वीडियो का सीरीज बनाएंगे जहां पर हर एक चैप्टर की नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। साथ साथ में नोट्स बनाएंगे हम, और आप लिखते जाएंगे अपने साथ ही में नोटबुक में। ठीक है ना? तो दोनों काम हो जाएगा, हम समझ भी लेंगे और नोट्स भी बन जाएंगे हमारी। ठीक है ना? तो फिलहाल यहां पर ध्यान दीजिए, मैं गाना गाने वाला था। ठीक है। चलो प्रोड्यूसर पे आते। प्रोड्यूसर सुनते ही नाम, प्रोड्यूसर होते क्या है यार? प्रोड्यूसर होते क्या है? क्या मैंने प्रोड्यूसर कहीं सुना है
क्या मैंने प्रोड्यूसर कहीं सुना है? हाँ भैया, प्रोड्यूसर तो वो होता है जो बनाता है। यहां पर क्या बनाने की बात कर रहा है प्रोड्यूसर? यहां पर बात कर रहा है फूड। यहां पर क्या बनाने की बात कर रहा है प्रोड्यूसर? यहां पर प्रोड्यूसर बात कर रहा है फूड बनाने की। और फूड कौन से प्रोसेस से बनता है बेटा? फोटोसिंथेसिस। और ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कैरी कर पाते हैं वो कौन है बेटा? वो है हमारे प्लांट्स। सो प्लांट जो है वो अल्टीमेट प्रोड्यूसर है। प्लांट जो है वो अल्टीमेट प्रोड्यूसर है, आल्गी प्रोड्यूसर है। ठीक है, जमीन के ऊपर ऑक्सीजन बनाने का, फोटोसिंथेसिस करने का जिम्मा जो है वो प्लांट्स ने लिया है, और समंदरों के अंदर, पानी के अंदर यह जिम्मेदारी दे दी गई है आल्गी को। अब तुम खुद सोचो और बताओ कि तुम्हारी धरती पर पानी ज्यादा है या जमीन ज्यादा है? पानी ज्यादा है या जमीन ज्यादा है? पानी ज्यादा है, राइट? तो बताओ खुद सोच करके कि ज्यादा ऑक्सीजन कौन बनाएगा, ज्यादा खाना कौन बनाएगा, ज्यादा बड़ा प्रोडक्शन खाने का और ऑक्सीजन का प्लांट्स करेंगे क्या आल्गी करेगी? आल्गी करेगी, बराबर। अब फोटोसिंथेसिस में तुम्हें पता था कि ये तुम्हारी सनलाइट है। सूरज भगवान को प्रणाम कर लो फटाफट से भैया, प्रणाम सूरज देव। अब सनलाइट है, वो सनलाइट को यूज करके तुमने क्या करा? कार्बन डाइऑक्साइड जो थी उसे पानी की मदद से क्लोरोफिल के अंदर कन्वर्ट कर दिया तुमने ग्लूकोज के अंदर, और साथ ही में तुमने निकाल दी ऑक्सीजन। बोलो हाँ के ना? हाँ के ना? हाँ। ये दोनों जो कंपोनेंट थे बेटा मेरा, वो कौन सा कंपोनेंट है? वो है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। और ये दोनों जो कंपोनेंट है, इनफैक्ट ये वाला, ये कौन सा है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो फोटोसिंथेसिस में तुमने क्या करा? सनलाइट को यूज करके, इनफैक्ट ये जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं? ये सनलाइट को यूज करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को यूज करते हैं, और इस सनलाइट की एनर्जी को ये लोग कन्वर्ट करते हैं बेटा किसके अंदर? केमिकल। ठीक है ना? किसके अंदर? केमिकल है ना, केमिकल एनर्जी के अंदर। और उसमें जो एनर्जी थी उसको यूज करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट कर दिया गया ऑर्गेनिक के अंदर। मतलब अब मेरे प्लांट्स के पास बहुत सारी एनर्जी आ गई। ठीक है, और ये एनर्जी प्लांट से कौन लेने वाला है? देखो ये प्लांट से एनर्जी किसने ले ली भैया? किसने ले ली? इस गाय ने ले ली। गाय ने ले ली। तो गाय कौन हो गई? गाय आ गई अब एनिमल में। तो गाय क्या कर रही है? जो प्रोड्यूसर ने बनाया था उसको खा रही है। गाय क्या कर रही है? जो प्रोड्यूसर ने बनाया था उसको खा रही है। गाय क्या कर रही है? जो प्रोड्यूसर ने बनाया था उसको खा रही है। इसीलिए बेटा मेरे गाय जो है वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी दूसरा ऑर्गेनिज्म, जिसको मैं बोलूंगा कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर वो होता है जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो ये वीडियो एक प्रोडक्ट है, अभी जो वीडियो मैं डाल रहा हूं, डालूंगा और आप लोग देखोगे, तो ये वीडियो क्या है? एक प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर कौन है? मैं हूं। तुम तक ये प्रोडक्ट पहुंच पाई है और तुम इसे देख पा रहे हो। तुम लोग कौन हो? कंज्यूमर हो, राइट? सो देयर इज अ कंज्यूमर हु टेक्स इनटू कंसिडरेशन द फैक्ट कि वो चीजों को यूज करने वाला है। तो कंज्यूमर में अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे कंज्यूमर होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं हर्बीवोर्स। क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केवल और केवल इन प्रोड्यूसर को खाएंगे। जैसे गाय है, जैसे भैंस है, क्या करती है? सीधा सीधा घास फूस खाती है, सीधा सीधा जो प्रोड्यूसर है, पेड़ पौधे, उन्हीं को खा रही है। तो ये होते हैं हर्बीवोर्स। बेसिकली हमारी भाषा में बोले तो शुद्ध शाकाहारी। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, और इन्हें फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, अब ये कंज्यूमर के बाद में आते हैं सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर। ये कौन होते हैं? ये होते हैं कार्निवोर्स। आई एम सॉरी, मैं ज्यादा झुक नहीं पा रहा हूं, थोड़ा पीठ में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं थोड़ी राइटिंग मेरी जो है वो बड़ खबड़ आप देख पाओगे। तो कार्निवोर्स, कार्निवोर्स से क्या समझ में आता है यार? हर्बीवोर्स तो घास फूस खाते होंगे, कार्निवोर्स क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं। मतलब ये जो कार्निवोर्स है वो डिपेंडेंट होते हैं हर्बीवोर्स के ऊपर। देखो डिपेंडेंसी समझना, ये डिपेंडेंसी समझना जो यहां पे समझाया, ये समझना अगली वीडियो में यही आने वाला है। ठीक है ना? देखो मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी बच्चे हैं ना वो सब अच्छे से नंबर लाए। तो मैं ये चीज क्या फटाफट भी कर सकते हैं, और भी मतलब समझो हो तो रहा ही है, बट अपना 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 सोच क्या है कि हर एक बच्चे को एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। समझ में आ रही बात?
हर एक बच्चे को, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको आगे भी पास ऑन करो। अपना एक सिंपल सा फंडा यार, अगर अपन पढ़ा रहे हैं तो एक एक बच्चे को चीज समझ में आना चाहिए, और समझने के बाद वो बच्चा उस चीज को लिख करके नंबर भी लाए। ठीक है, सिर्फ समझाना अपना उद्देश्य नहीं है यार, अपने चाहते हैं कि बच्चे नंबर लाएं। ठीक है, बच्चे एक्सेल करें अपनी चीजों में, अपने फील्ड में, है ना। तो इसीलिए मैं ये चीज तुम्हें जो समझा रहा हूं, तुम इसको रिलेट करो भैया, रिलेट कर पाओ चीजों को, क्योंकि अगली वीडियो में तो यही आने वाला है कि नहीं। देखो, हर्बीवोर्स थे जो घास फूस खा रहे थे, किस पर डिपेंडेंट है भाई, किस पर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है हमारे प्रोड्यूसर पर। तो अगर मैं किसी को खा रहा हूं तो स्वाभाविक सी बात है ना, कोई मुझे भी खाएगा। तो हर्बीवोर्स ने प्रोड्यूसर को खाया, तो हर्बीवोर्स को कौन खा रहा है, उसको खा रहा है कार्निवोर्स। अब इसमें दो तरीके का होता है, कार्निवोर्स में दो तरीके के होते हैं। कार्निवोर्स को मैं दो एरो निकाल देता हूं, एक को मैं बोलता हूं सेकंड ऑर्डर और दूसरे को मैं बोलता हूं टर्शरी ऑर्डर। सेकेंडर ऑर्डर, आई मीन सेकेंडरी ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर कौन होता है, जैसे मान लो शेर था, शेर ने देखा यहां पे गाय है, शेर आया, हमला किया, गाय को मार गया और खा गया। शेर था, शेर ने गाय देखी, गाय के ऊपर हमला किया, गाय को मार के खा गया। कौन सा, सेकेंडरी ऑर्डर। फिर वहीं से एक भेड़िया गुजर रहा था, ठीक है, वहीं से एक जैकॉल गुजर रहा था, वहीं से एक हाइना गुजर रहा था। उसने क्या देखा यार, अरे यार शेर ने शिकार करा है, इतना बड़ा गाय है, खा तो पाएगा नहीं अकेला, थोड़ी देर राह देख लेते हैं। शेर ने भी क्या देखा, यार मैं तो अकेला पड़ रहा हूं, यहाँ पे 15-20 भेड़िए इकट्ठे हो गए, अपने क्या करते हैं, अपना रास्ता बदली कर लेते हैं, अपने एक शिकार को छोड़ के भाग लेते हैं। तो उधर जो हाइना था, वो जैकॉल था, वो सब भेड़ियों ने क्या करा, दूसरे के मारे हुए जो बचा कुचा था उसको खाया, जो बचा कुचा था, जो शेर ने खा के छोड़ दिया था, उसको खाया उसने। तो दो चीजें यहां पर समझनी है, शेर जो है वो क्या बन गया, सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म, सेकेंडरी या सेकेंड ऑर्डर ऑर्गेनिज्म, सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर। और ये जो थर्ड ऑर्डर में था, वो तुम्हारा हाइना, तुम्हारा जैकॉल, तुम्हारा भेड़िया, जो बोलना है वो, इसको स्कैवेंजर भी बोलते हैं, इसको स्कैवेंजर भी बोलते हैं। तुमने नेशनल जियोग्राफी देखो, तुम डिस्कवरी देखो, देखो बेटा वहां पे बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी तुम्हें, वो फद्दू सी चीजें नहीं है, वहां पे तुमको बायोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानने मिलेगा यार। तुमको 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 यू वुड अंडरस्टैंड कि डेस्टिनी ऐसा होता है, सब कुछ टेम्पररी है भाई, सब कुछ टेम्पररी है, तुम भी टेम्पररी हो, हम भी टेम्पररी हैं, ऑल दिस यू सी अराउंड यू इज टेम्पररी। जब जियोग्राफी देखो तो समझ में आने लग जाएगा क्या कि यार एक मस्त बजे, मतलब हिरण ने एक बच्चे को जन्म दिया, हिरण ने एक बच्चे को जन्म दिया, हिरनी वो बेचारी वो बस गिर के उठी ही थी, उसको तो ये भी नहीं पता कि चलना है। ठीक है, शेर आया, शिकार कर गया, मां खत्म, ठीक है, मां खत्म, उसको तो पता भी नहीं था कि मां क्या काम करती है, मां का क्या रोल होता है। अब उस बच्चे को अपने हिसाब से गुजारा करना है ना, उसको तो अपने हिसाब से गुजारा करना है। या ऐसा भी तो हो सकता था, अगर मैं कहानी को थोड़ा सा घुमा दूं तो ऐसा भी तो हो सकता था, वो पैदा हुआ, शेर आया, उसी को हिरण, उस बच्चे का ही शिकार कर गया। तो जो 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 कंपटीशन है बेटा, वो बहुत तगड़ा है, जो कंपटीशन जो है बहुत तगड़ा है। अगर तुम अभी तक जिंदा हो, इसका मतलब है कि तुम इस संसार में कुछ बहुत ही फिट लोगों में से हो। थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है कि, तो खैर ये सब थोड़ा सा अलग चीज है, थोड़ा ऊपर की चीज है यार, कभी कभी क्या भावना में बह जाते हैं अपन। तो मैं तुमसे यही चाहता हूं कि यार तुम चीजों को देखो और एनालाइज करो, चीजों को समझो कि नथिंग इज हैपनिंग फॉर नो रीजन, देयर आर रीजंस फॉर दैट ईगल टू कम एंड हंट ऑन अ रैबिट। ठीक है ना, ठीक है। तो देखो, सेकेंडरी ऑर्डर ऑर्गेनिज्म लायन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है, चीता हो गए, जो शिकार करते हैं और जानवर को खा जाते हैं, और पूरा तो खा नहीं पाते, थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं। तो ये जो बचा कुचा खाते हैं ना, ये तुम्हारी गिद्ध हो गई, वल्चर जिसको बोलते हैं, ये क्या करती है, ये सड़े गली चीजों को खाती है, स्कैवेंजर है वो, जो बचा कुचा है ना उसको साफ कर देती है, उसको सफा चट्ट कर देती है, तो वो स्कैवेंजर है, थर्ड ऑर्डर। और फिर एक दूसरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आता है जिसको बोलते हैं ओमनीवोर्स। अब ये ओमनीवोर्स कौन है यार, ये ओमनीवोर्स हो गए हमारे भालू। ठीक है, ओमनीवोर्स हो गया हमारा भालू, हम तुम ओमनीवोर्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि यार मेरा जब मन करा तो मैं पालक पनीर खा गया है, घास फूस, मेरा जब मन करा मैं चिकन दबा गया, क्या
कार्निवोर बन गया दूसरे केस में, पहले केस में हर्बीवोर्स था। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों पे ही गुजारा कर लेते हैं, उसे कहेंगे ओमनीवोर। जो घास फूस भी खा लेते हैं और जो शिकार करके दूसरे जानवर को हंट करके खा लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ओमनीवोर्स। भालू जो है, जब सर्दियां आने वाली होती हैं उससे पहले वो दबा करके मछलियां खाता है, वो शहद खाता है। शहद क्या है? शहद क्या है? हर्बीवोर्स वाला। मछली क्या है? कार्निवोर वाली। तो बेयर जो है वो एक ओमनीवोर हो गया, ठीक है। और एक तीसरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आता है यार, ये बड़ा मजेदार है, ये बड़ा मजेदार है। इसको हम लोग बोलते हैं डीकंपोजर्स। क्या बोलते हैं? डीकंपोजर। ये थर्ड ग्रुप है। मेरे मरने के बाद क्या होगा, है ना? मरने के बाद क्या होता है? वी आर हिंदूज, तो अपने में तो क्या जला देते हैं, बट assume that the body is not burned, it's left as it is। आपने देखा वो सड़क किनारे अक्सर जानवर मर जाते हैं, वो पड़े हैं, they don't remain there forever, they don't remain there forever। after a point of time you realize खत्म, गंध मारती है कुछ दिनों के लिए, फिर एक अचानक से सब कुछ गायब हो जाता है, खाली हड्डी हड्डी रह जाती है। मतलब क्या हुआ? वो जो चीज थी, क्या ये ऑर्गेनिक मैटर, हमारे अंदर बहुत ऑर्गेनिक मैटर है यार, ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो ये डीकंपोजर्स क्या करते हैं? इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंप्लीफाई कर देते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। बेटा मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही घटिया आ रही है, मैं झुक नहीं पा रहा हूं, यहां तक तो बराबर है, उसके नीचे हैंडराइटिंग बहुत खराब आ रही है, मैं झुक नहीं पा रहा हूं थोड़ा सा, तो प्लीज बेयर विद माय हैंडराइटिंग। तो ये जो डीकंपोजर्स थे, उन्होंने क्या करा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करा और वापस यहां पर पहुंचा दिया जहां से ये हमारे प्रोड्यूसर के अंदर एंटर हुआ था। तो एक साइकिल चला दी बेटा। तो तुम देखो, ये एबायोटिक और बायोटिक आपस में रिलेटेड थे और इन दोनों के बीच में रिलेशन, जो इंटरैक्शन हुआ, उसको हमने इकोसिस्टम बोला, जो इस वीडियो का पूरा मेन टॉपिक था। हमने इस वीडियो के दरमियान समझा कि इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे बायोस्फीयर का। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर इनपुट और सर्कुलेशन ऑफ मैटर होता है। हमने देखा कि इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। नॉन लिविंग को मैंने एबायोटिक बोला, लिविंग को मैंने बायोटिक बोला। एबायोटिक के विंड, वाटर, टेम्परेचर, लाइट और एटमॉस्फेयर तुम एग्जांपल के तौर पे समझ रहे थे, और बायोटिक के अंदर तुमने देखा कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स उसके अलग अलग हिस्से हैं। एग्जाम में इस पूरे वीडियो को अगर आपने बहुत अच्छे से समझा है तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, व्हाट इज इकोसिस्टम। दूसरा, राइट अ नोट ऑन इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। तीसरा, केवल और केवल प्रोड्यूसर के बारे में पूछ लेंगे। चौथा, केवल कंज्यूमर के बारे में पूछ लेंगे भैया बताओ कि यार एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है और उसके एग्जांपल्स बताओ, उसका क्या इंपॉर्टेंस है एटमॉस्फेयर में वो बताओ। तो अगर तुमने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है ना, तो तुम सभी प्रकार के आंसरों का जवाब दे पाओगे, सवालों का आंसर दे पाओगे। और हाँ, अगर तुम्हें लगा कि वीडियो अच्छा था, तुम्हें समझ में आया है, तो तुम इस वीडियो को तुम्हारे दोस्तों के साथ शेयर करो। तुम्हारा अकेले का भला मत हो, मतलब अपना अकेले का भला मत करो, दूसरों को भी ये चीज पास ऑन करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि वीडियो तुम्हारे काम का है तो, और आने वाले समय में ये चैनल तुम्हारे काम का रहेगा, तो तुम इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा वैसे मैं हैंड रिटन ट्यूटोरियल का एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करूंगा जहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो या तब तक के लिए मिलते हैं, अपना बहुत बहुत ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो यार, अच्छे से ध्यान दो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।